नमस्कार। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी आविष्कार क्या है, तो लोगों के बहुत से अलग-अलग जवाब होंगे। जैसे कोई हवाई जहाज़ बता देगा, कोई इंटरनेट बता सकता है, कोई बिजली का आविष्कार बता सकता है, कोई टेलीफ़ोन का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई आविष्कार या क्रांतिकारी आविष्कार है, तो वो है भाषा का आविष्कार। भाषा एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार था। इससे 2 लोगों के बीच कम्युनिकेशन या संवाद स्थापित हुआ। लोग एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन पिछले कुछ समय से नहीं, हमेशा से ही भाषा को लेकर कई विवाद चलते रहे। हमारे देश में तो कई राज्यों का निर्माण ही भाषा के आधार पर हुआ है। पर अगर आप भाषा को पॉजिटिव तरीके से लें, तो अलग-अलग भाषाएँ सीखने में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। आप एक नई संस्कृति से रूबरू होते हैं, आपके रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं। ज्ञान की एक नई दुनिया आपके सामने खुलती है। अलग-अलग भाषाएँ जानने से कोई नुकसान तो नहीं है, पर जाने तो अच्छा ही है, ये आपके लिए फ़ायदा ही हो सकता है। भाषा विवाद में सबसे अधिक अगर किसी को नुकसान होता है, तो वो होता है कॉमन मैन को, आम आदमी को। इसी पर एक व्यंग्य है, बेचारा कॉमन मैन। भाषा अलग-अलग तो जाननी ही चाहिए, पर अगर आप एक भाषा भी जान रहे हैं, तो कम से कम वो शुद्ध हो। प्रयास ये करना चाहिए कि जितनी अच्छी तरह से या जितनी शुद्ध भाषा जान सके खुद की, वो ज़्यादा ही अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेचारा कॉमन मैन। शीर्षक देखकर रूढ़िवादी साहित्यिक पितामह और प्रपितामह सिर ठोक लेंगे। कैसी उच्छृंखलता है। और अन्य भाषाओं के शब्दों के स्पर्श से पल्ला बचाने वाले पंडित घृणा से नाक सिकोड़ेंगे। ये क्या खिचड़ी है। और एक पैर जमाने के पहले ही दूसरा पैर उठाकर लॉन्ग जंप करने को उतावले हर एक विचित्रता को प्रगति मानने वाले प्रगतिवादी लोग मेरा नाम लिखकर चूम लेंगे और 10 बार सिर से लगाएंगे। कहेंगे कैसी नवीनता है, इसे कहते हैं प्रगति। पर मेरा दुर्भाग्य कि मैं इनमें से कोई नहीं। कहानी के नाम पर भी राम कहानी है। एक दिन कहानी लिख रहा था, भूमिका ही लिख रहा था कि एक मित्र आ गए। मैंने कहा सुनो। भला सुनाने का शौकीन कौन ना होगा, पर कोई सुनाने वाले की पीड़ा, विवशता, संकट को जान पाता। मैंने सुनाना शुरू किया। सम्राट अशोक का राज्य था मगध में। बस बस, मित्र ने टोका। प्राचीनता के बैंक में जमा की हुई गौरव की बपौती में कब तक धन निकालते रहोगे। ये अच्छा नहीं। अब तो तुम कभी कभी झूठा जाली चेक बनाकर भी धन खींचने लगे। जीवन में यथार्थ से पराजित होकर प्राचीन के कल्पना लोक में शरणार्थी बनकर विचरना चाहते हो। बार बार पीछे देखने में प्रगति में बाधा पहुंचती है। मैंने घबराहट को छिपाकर जवाब दिया, प्राचीन में जो कुछ शिव है, जो उज्जवल है, उसे समाज के सामने लाने में ही तो कल्याण है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, खाक कल्याण करते हो तुम। वही बात लिखोगे ना, राजा 7 रानियां, हर एक के साथ 7 बच्चे, साथे साथे 49। अरे बाप रे, हिंदुस्तान में भोजन की उत्पत्ति कम और बच्चों की ज्यादा। क्या धरा है ऐसी तुम्हारी कहानियों में। मैंने कहा ठीक भाई, अच्छा तो वर्तमान की लिखता हूँ। देखो ऐसा लिखूं, अमेरिका नामक महादेश में रॉकफेलर नाम के एक सज्जन रहते थे। मुझे बोलने ही नहीं दिया आगे मित्र ने। वे बोले अरे राम राम, ये क्या बक रहे हो। मैंने कहा अच्छा भाई, मालूम होता है तुमने संकीर्ण राष्ट्रीयता की मदिरा अधिक पी ली है। खैर, स्वदेश की कहानी ही सुनो। भारत में एक डालमिया परिवार प्रसिद्ध है। इस परिवार में मेरे मित्र ने यहाँ कुछ ऐसा भाव बनाया कि मुझे डर लगा कि कहीं मार न बैठे। बोले वे, अरे जमाना गया भाई धन कुबेरों का। धन की प्रभुता का गान सुनने को कोई तैयार नहीं। ये शताब्दी 20वीं है, सेंचुरी ऑफ कॉमन मैन। जन साधारण की शताब्दी है ये। जन साधारण के जीवन से हटा हुआ साहित्य तुम कहाँ खपाओगे, किसके काम आएगा। कुछ कॉमन मैन के बारे में लिखो मेरे भाई। पहले तो मेरे मित्र के इन शब्दों में कम्युनिज्म की बू आई और अपनी भलाई के लिए इनसे दूर रहना ही उचित समझा। पर बात कुछ ऐसी चढ़ गई कि यह कॉमन मैन की कहानी बन गई। मैंने लिखी, तेरी ठठरी बंध जाए, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आज 3 दिन हो गए, इतना भी नहीं बनता कि आसपास की कांजी देख लेता। बुढ़िया ने हल्कू के माथे पर एक चपत जड़कर मंगल कामना सहित तिरस्कार किया। हल्कू बुढ़िया का पुत्र था और बुढ़िया हल्कू की माँ। यह बात साधारणतया लोगों को तब तक नहीं ज्ञात होती थी जब तक हल्कू 1-2 महीने में घर से चुपचाप 1-2 रोज के लिए भागने जाता और बुढ़िया हाय हाय करके भटकती न फिरती। हल्कू ग्वाला था, 2 भैंसें थी, 2 बाप छोड़ मर गया।
हल्कू रोज सवेरे बर्तन में दूध रखकर शहर बेचने ले जाता और म्युनिसिपैलिटी के नलों का सदुपयोग करके काफी लाभ उठाता। उसके बर्तन विशिष्ट के कमंडल की तरह खाली ही ना होते। हल्कू की अक्ल पर यदि किसी को सबसे कम विश्वास था तो उसकी माँ को। 1 रुपए की चिल्लर भी नहीं गिन पाता था, 4 शेर के दाम भी नहीं लगा पाता। हल्कू की अवस्था लगभग 35 साल की थी और अगर उम्र के साथ साथ ज्ञान और भी बढ़ता तो वो गांव के स्कूल का हेडमास्टर जरूर हो जाता। पर हल्कू ने होश संभालने के बाद बीड़ी पीने और गाली देने के सिवा कुछ और नहीं सीखा था। हल्कू की शादी अभी नहीं हुई थी, बाल ब्रह्मचारी था। ऐसे पगले सन की मूर्ख को कौन लड़की देता। और हल्कू ने इन आरोपों का खंडन करने की चिंता भी नहीं की। पढ़ा लिखा होता तो अखबार में प्रतिवाद छपाता, स्पीच में कहता और विवाह विज्ञापनों वाले पृष्ठ पर नजर दौड़ाता तो 2 से 4 हाथ कर ही लेता। क्योंकि इस विशाल देश में कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसे रूप गुण शील में समानता करने वाली कोई योग्य स्त्री न मिल सके। हल्कू को बुढ़िया की बात लग गई। बोला, अच्छा जाता हूँ रामपुर की कांजी हाउस देखने, ला पैसे टिकट के। बुढ़िया ने दूसरी स्टेशन रामपुर की टिकट के आने जाने के 10 आने और चना चमेना के लिए 5 आने, ऐसे करके 15 आने हाथ पर रख दी। हल्कू ने लाठी उठाई और चल दिया। स्टेशन पर जाकर टिकट लिया और जल्दी जल्दी में 2nd क्लास के डिब्बे में घुस पड़ा। उसी दिन रामपुर में पर्चे छपकर बट रहे थे। प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी राघवानंद जी रामपुर में आज शाम को जिला किसान परिषद के उद्घाटन करेंगे। जनता यह न भूली होगी कि महान क्रांतिकारी स्वामी राघवानंद हाल ही में 7 वर्ष के कठिन कारावास के बाद छूटे हैं। रामपुर से एक स्टेशन इसी तरह मोहनपुर नाम का कस्बा था। सवेरे सेठ रामजीवन की दुकान पर 5 के गांव के गणमान्य नागरिक इकट्ठे हुए। सेठ, साहूकार, नेता, मास्टर सब थे। रामजीवन ने कहा, भाई आज शाम के रामपुर में स्वामी राघवानंद जी का भाषण है। आज ही 12 बजे की गाड़ी से रामपुर जाना है जबलपुर से। अगर 2 घंटे के लिए यहाँ अपने यहाँ उतर जाए तो गांव के तो भाग्य खुल गए, समझ लो। पर रुक कैसे सकते हैं, उनका तो कार्यक्रम बन गया होगा ना। प्रताप सिंह मास्टर ने ऐसा कहा। रामजीवन सेठ के उत्साही उद्गार हुए कि अरे ये कौन मुश्किल बात है, लोगों ने तो महात्मा गांधी की स्पेशल तक रोक ली थी। स्टेशन चलकर अड़ जाओ, जनता का प्रेम देखकर उतर पड़ेंगे, 4 बजे वाली गाड़ी से रामपुर भेज देंगे। अच्छा तो कुछ स्वागत की तैयारी कर लो, थोड़ा बहुत चंदा भी इकट्ठा कर लो भाई। सेठ किशनलाल कांग्रेस के मंडलेश्वर की हैसियत से बोले। किशनलाल जी देश सेवा तो करना चाहते थे पर धन पर आंच न आने देते थे। एक आध बार स्वागत का खर्च उनके माथे पड़ चुका था, अब सतर्क हो गए थे। चंदा भी हो गया। हमारे विश्वास परायण समाज में चंदा मिलना मुश्किल नहीं है। अब तो 25% कमीशन पर पेशेवर चंदा इकट्ठा करने वाले भी मिल जाते हैं। दिन भर किसी नाम से चंदा इकट्ठा करके शाम को 9 आने वाली सिनेमा सीट पर सुरैया की एक्टिंग देखने वाले आपको अनेक मिलेंगे। चंदा इकट्ठा करने वाले का उत्साह हमेशा खतरनाक समझिए। रामजीवन सेठ के नेतृत्व में एक भीड़ स्टेशन चली। रास्ते में रामजीवन कहते जा रहे थे, अरे अब मेरे तो साथ ही पड़े हैं, हमेशा फर्स्ट आते थे और मुख से तो जैसे फूल जड़ते हैं। स्टेशन पर गाड़ी रुकी। सब भीड़ जल्दी जल्दी सारी गाड़ी के 2-4 चक्कर लगा आई, पर स्वामी राघवानंद जी न मिले। रामजीवन सबके आगे थे। अचानक भीड़ ने 2nd क्लास के डिब्बे के हैंडल पकड़े हल्कू को देखा। विचित्रता और असामंजस्य अक्सर महानता का भ्रम पैदा करते हैं। 2nd क्लास के डिब्बे में ऐसे आदमी को देखकर बरबस भीड़ चिल्ला उठी, वे हैं स्वामी जी, कैसा सरल वेश है। रामजीवन ने भी अपने परिचय को पक्का करने के लिए कहा, हाँ वही तो है, वही ना, वही बोल चेहरा, वही आंखें, हाँ रंग जरा सांवला पड़ गया। भीड़ ने नारे लगाए, स्वामी राघवानंद की जय। हल्कू को 2nd क्लास के डिब्बे से निकालने के लिए आया हुआ टिकट चेकर रुक गया। महान के सामने नतमस्तक हुआ। रामजीवन के हाथ जोड़कर मास्टर प्रताप सिंह द्वारा लिखकर रटवाए गए वाक्य दोहराए, महात्मन, यद्यपि हमें विदित है कि आपको आज संध्या समय रामपुर में विराट जनसमूह पर अपनी वाणी से अमृत वृष्टि करनी है, तथापि इस नगर के शुद्ध जन भी आपके सदुपदेशों को श्रवण करने के लिए लालायित है। केवल 2 घंटे समय देकर हम लोगों को कृतार्थ करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं विश्वास है। ऐसा निवेदन कर रामजीवन ने आसपास देखा और जब साथियों की आंखों में शाबाश का संकेत पढ़ लिया तो डिब्बे से सम्मान उतारने के लिए बढ़ा। रामपुर उतरूंगा, हल्कू ने विरोध किया। रामजीवन ने फिर हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ महात्मन, हमें विदित है आपको अवकाश नहीं, फिर भी हम लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे निवेदन की अवहेलना न करें। सेठ किशनलाल ने कान में कहा, तेरे नेता लोगों को जबरदस्ती उतारना होता है, तब उन्हें जनता का प्रेम मालूम होता है। आखिर किशनलाल और रामजीवन दोनों ने हल्कू को जबरदस्ती उतार लिया और एक पालकी पर बिठाकर ले चले। पीछे बड़ी भारी भीड़ थी। स्वामी राघवानंद की जय के नारे लगा रहे थे। हल्कू भौचक्का सा बैठा था, घबरा रहा था पर भाग भी न सकता था। लोग कह रहे थे, कैसी सरल चितवन है और वेशभूषा भी कैसी सरल, दाढ़ी बनवाने की भी चिंता नहीं, कपड़े भी कैसे मैले से फटे हुए। हल्कू नाखून चबाने लगा घबराहट में।
रामजीवन ने किशनलाल के कान में कहा, पूरे परमहंस है, जरा भी सुध बुध नहीं शरीर की। आधे रास्ते में पहुंचकर हल्कू पालकी से कूद पड़े। अरे अरे स्वामी जी क्षमा, जल्दी जल्दी में मोटर का प्रबंध न हो सका, आप पालकी से न कूदें। पैदल चलेंगे, हल्कू ने कहा। वाह क्या नम्रता, क्या विनय, मान सम्मान से कोसों दूर भागते हैं, किशनलाल ने कहा। 2-4 कदम चलने पर हल्कू आसपास देखकर फिर चिल्लाया, भागो यहाँ से, इतने आदमी ने क्यों भीड़ लगाई है। मास्टर प्रताप सिंह भीड़ से कह रहे थे, देखा इसे कहते हैं महानता, प्रदर्शन नहीं चाहते, प्रोपेगेंडा नहीं चाहते, नाम नहीं चाहते, चुपचाप देश सेवा करना चाहते हैं, धन्य है। और फिर हल्कू ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, भगवान यह जन समुदाय आपके दर्शन करने के लिए कृत्य होने को उत्सुक है। इतने में रास्ते के पास से एक गाय और एक भैंस निकली, अच्छी सुंदर हष्टपुष्ट। हल्कू की आंखें चमक उठी, मुंह से निकला, वाह क्या बनाई है। दैनिक संदेश का संवाददाता वही था। उसने लिखा, स्वामी जी ने भारत के गोधन के हास्य पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि गोधन की वृद्धि से ही भारत का कल्याण हो सकता है। वर्तमान पीढ़ी भी दूध के अभाव में निर्बल निस्तेज हो रही है। जुलूस एक अट्टालिका के सामने पहुंचा। हल्कू को रामजीवन ससम्मान भीतर ले गए। सोफे लगे थे, एक पर रामजीवन ने हल्कू को बैठाया। हल्कू ज्यों ही उस पर बैठा त्यों ही स्प्रिंगदार सोफे में छाती के समा गया। घबराकर एक चूक के साथ दूर कूद गया और एक कोने में फर्श पर बैठ गया। एकत्रित जनसमूह आश्चर्य से देखने लगा, पर रामजीवन ने मुस्कुराकर बुद्धिमानी से सिर हिलाया और धीरे धीरे कहा, स्वामी जी सादा जीवन पसंद करते हैं। जब तक भारत में किसान राज्य न हो जाए, फर्श पर सोने की प्रताप प्रतिज्ञा कर ली है। जनसमूह धीरे धीरे चला गया। सब सभा की तैयारी करने लगे। रामजीवन ने चाय बनवा कर भिजवाई। हल्कू ने जल्दी से प्याला पकड़कर मुंह से लगा दिया। गर्म चाय थी, मुंह जल गया और हाथ से प्याला छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। नौकर घबराकर मालिक के पास गया और हाल सुनाया। दैनिक उत्कर्ष का संवाददाता वहीं बैठा था। उसने लिखा, स्वामी जी ने कहा है कि चाय भारत के नौजवानों को बलहीन बना रही है। यह विष है जो देश के जीवन को खाए जा रहा है। इससे देश के लोग निस्तेज बलहीन हो रहे हैं। चाय का उपयोग बंद होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद मधुर पकवान बनवा कर रामजीवन ने भोजन के लिए भेजे। हल्कू ने साग रोटी और दाल के सिवा और कुछ न खाया। पहले खाना ध्यान से देखा, फिर बोला, भाजी रोटी। साप्ताहिक इंडियन हीरो पत्र का संवाददाता भी आ चुका था। उसने लिखा, द स्वामी जी एडवाइज सिंपल फूड एंड एम्फसाइज ऑन द नीड ऑफ टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स। इधर जबलपुर किसान सभा का एक तार रामपुर किसान परिषद की स्वागत समिति के पास पहुंचा। स्वामी जी अनडिस्पोजल अनेबल टू कम। और रामजीवन ने मोहनपुर से एक तार रामपुर किसान परिषद की स्वागत समिति के सभापति को दिया। स्वामी जी डिटेन्ड, वेलकम इन द इवनिंग। स्वामी जी रोक लिए गए हैं, शाम को आएंगे। स्वागत समिति के सभापति के सामने इन 2 तारों ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। आखिर उन्होंने तुरंत कार ली और 10 मिनट में मोहनपुर आ गए। रामजीवन ने देखा तो प्रसन्न हो गए। बोले, अच्छा हुआ आप आ गए, स्वामी जी मोटर से ही चले जाएंगे। क्या कहना है साहब, बड़ी सौम्य मूर्ति, कैसे सरल है, किसी बात की परवाह नहीं, विचारों में मग्न भूले से रहते हैं, बातचीत भी नहीं करते। हम लोग तो बस कृतार्थ हो गए। आइए दर्शन कर लीजिए आप भी। सभापति बोले, अरे क्या कर रहे हैं आप? जबलपुर से तो तार आया कि स्वामी जी अस्वस्थ है, नहीं आ सकते, और तुम कहते हो यहाँ। रामजीवन बड़े जोर से हंसे। यह है राजनीति, किसी खिलाफ पार्टी वाले ने झूठा तार कर दिया आपको, आइए देख लीजिएगा। सभापति चले उस मकान की ओर जहाँ हल्कू बैठे थे। बाहर काफी भीड़ थी। सभापति जी के साथ जबलपुर के किसान मित्र साप्ताहिक के सरकारी संपादक पंडित कौशलनाथ ऋषिकेश भी आए थे। ऋषिकेश जी के यहाँ हल्कू आज 7 साल से दूध देता है। जो ही ऋषिकेश जी कमरे में प्रविष्ट हुए, त्यों ही हल्कू उठा उनके पैर गिरकर रोने लगा। मन्ने भैया मेरे को बचा लो, जे मेरे को मार डालेंगे, मैं तो भैंस। बस यही हल्कू चूक गए। वरना उसमें और स्वामी राघवानंद में कोई फर्क नहीं था अभी तक। हल्कू ईमानदार और सीधा होने के कारण आजीवन संत के पद पर लाभ नहीं ले सका, तो भाग गए। पर जो उसे राघवानंद बनाकर स्वार्थ साधना करना चाहते थे, उनके मुंह जनता में बहुत दिन तक नहीं दिखे।